भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें गुंडा कहा है। हमें खुशी हुई कि इतना बड़ा गुंडा भी हमें गुंडा कह रहा है। बोला सांड हूं सांड। आज पावालो रहने नहीं दूंगा तुम्हें सिवा। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आजम खान, सियासी आसमान का वो ध्रुव तारा जिसकी राजनीतिक चमक अब गर्दिश में है। आजम खान राजनीति में जिनका कद उनके नाम की तरह ही बड़ा था। यूपी की राजनीति में जिस आजम खान की तूती बोलती थी, जिस रामपुर में ना मार्क्सवादी ना समाजवादी, रामपुर में सिर्फ आजमवादी का नारा लगता था, उसी रामपुर में आजम खान का राजनीतिक किला जमींदोज हो चुका है। अब अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए उन्हें एक सियासी वारिस चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि उनका सियासी वारिस बनेगा कौन। फिलहाल आजम खान 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी पाया गया है। 13 फरवरी को मुरादाबाद की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और 15 फरवरी को उनकी विधायकी चली गई। अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब साफ है कि 74 साल के आजम खान की सियासी पारी तो खत्म हुई ही हुई। साथ ही साथ उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सियासी नैया मझधार में फंसी हुई है। हाल फिलहाल कोई ऐसे हालात भी नजर नहीं आ रहे कि उनका परिवार अपना सियासी दमखम वापस पा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम खान किस पर अपना दाव लगाएंगे। क्या वो अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को आगे करेंगे और अपनी सियासी जमीन बचाएंगे, या फिर किसी बाहरी पर वो दाव लगाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए ये दोनों ही रास्ते आजम को उनकी सियासी जमीन बचाने की मंजिल तक पहुंचाते नजर नहीं आते। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उनका चुनावी राजनीति में एक्टिव होना मुश्किल लग रहा है। रही किसी बाहरी पर दाव खेलने की बात, तो इसमें भी आजम का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। आजम खान 2 बार बाहरी लोगों पर दाव लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। आजम का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट फेल साबित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आजम खान अपनी सियासी रसूख कायम रखने के लिए अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को आगे करेंगे, या फिर वो तुरुप का पत्ता निकालेंगे जिन्हें वो अभी तक राजनीति से दूर रखे हुए हैं। ये तुरुप का पत्ता कौन है और क्या इससे आजम की राजनीतिक साख बचेगी, ये जानने से पहले जानते हैं आजम खान का सियासी सफर। कैसे फर्श से उठकर आजम खान राजनीति के अर्श तक पहुंचे और फिर उनके राजनीतिक सूरज के अस्त होने का वक्त भी योगी राज में आ गया। कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करने वाला यह लड़का एक वक्त यूपी का बड़ा ताकतवर और कद्दावर नेता तक बन बैठा था। आजम का राजनीतिक सफर। आजम खान का जन्म देश की आजादी के ठीक 1 साल बाद 14 अगस्त 1948 में रामपुर के मोहल्ला गौर मीर बाज खान में हुआ था। रामपुर डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। एएमयू में आजम खान न सिर्फ कानून की पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि राजनीति का भी ककहरा सीख रहे थे। एएमयू छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीते। साल 1974 में एएमयू से एलएलबी की डिग्री ली और यहीं से उनका सियासी सफर शुरू होता है। आजम खान बोलने के फन में माहिर थे। किसी की तारीफ करनी हो या फिर किसी पर तंज कसना हो, उनके अल्फाज जितने सख्त क्यों ना हो, उनका अंदाज, उनका लहजा बेहद नर्म होता था और इसी खास अंदाज की वजह से आजम खान की एक अलग पहचान बनने लगी। 1974 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। आजम खान को कांग्रेस विरोधी नीति होने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। आजम खान जेल से बाहर आते हैं। साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नवाब मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां से करीब 8000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। आजम ये चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन उन्हें भविष्य में जीत का रास्ता इसी हार ने दिया। एक साधारण से परिवार के आजम खान ने रामपुर के नवाबी खानदान से टक्कर लेने का मन बना लिया था। कहा जाता है रामपुर में आजम को पैर जमाने में मदद भी इसी नवाबी खानदान ने की थी। नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां ने कांग्रेस के उभरते नेता मंजूर अली खान को कमजोर करने के लिए अंदरूनी तौर पर आजम खान की मदद की। वो बड़ा वोट खुद को और छोटा वोट दीवाने यानी कि आजम खान को देने के लिए कहते थे।
शन्नू मियां वही कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने 1977 में आजम खान को शिकस्त दी थी। आजम खान साल 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर रामपुर से फिर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में दीवाना यानी कि आजम खान निर्दलीय उम्मीदवार मंजूर अली खान और शन्नू मियां को 1128 वोटों से हरा देते हैं। इसी चुनाव के बाद से वो नवाब परिवार के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। उन्नीस सौ 1980 के बाद साल दर साल आजम खान का रसूख, उनका रुतबा और उनका कद रामपुर में बढ़ता जाता है। आजम 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। जनता पार्टी में टूट की वजह से वो अलग अलग पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर हर बार विधानसभा पहुंचे। 1989 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान को उन्होंने अपने कैबिनेट में जगह दी। आजम को श्रम और रोजगार के साथ साथ मुस्लिम, वक्फ और हज विभाग की जिम्मेदारी दी गई। 1994 में देश के अल्पसंख्यक फोरम के अध्यक्ष बने। आजम खान देश में मुस्लिमों का एक बड़े चेहरे के तौर पर अब पहचान बनाने लगे थे। यह बात मुलायम सिंह यादव को अच्छे से पता थी। अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना उस वक्त की जब आजम खान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। 1993 के विधानसभा चुनाव में आजम की सपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1996 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के अफरोज अली ने हरा दिया, जिसके बाद आजम खान 1996 से 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी आजम खान ने विधानसभा चुनाव में जीत का पताका फहराया। नवाबों के खिलाफ अपनी लड़ाई और रामपुर में पैठ जमाने में आजम खान ने अंग्रेजी सरकार के धुर विरोधी मौलाना मोहम्मद जौहर अली के नाम का खूब इस्तेमाल किया। 1857 के विद्रोह में रामपुर के नवाब अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों की मुखालफत करने वाले मौलाना जौहर को इसी नवाब खानदान ने अपने खर्चे पर विदेश में पढ़ाया था, लेकिन बाद में अपनी रियासत बचाने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया और रामपुर छोड़ने तक के लिए मजबूर किया। 2003 में यूपी में सपा सरकार बनने पर आजम ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया। इस जौहर ट्रस्ट के कुल 7 सदस्यों में से 5 तो आजम के परिवार के लोग थे, जबकि 2 उनके भरोसेमंद। इस ट्रस्ट के बाद इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू हुई। 2005 में उन्होंने यूपी विधानसभा से स्पेशल एक्ट भी पास करवा लिया, जिसके मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना था और आजम खान इसके लाइफ टाइम वाइस चांसलर। लेकिन केंद्र सरकार ने आजम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट उनके लिए मुसीबत बन गया। इधर आजम खान की राजनीतिक ताकत बढ़ रही थी और उधर रामपुर का नवाब खानदान की राजनीति हाशिए पर पहुंच चुकी। 2004 में आजम खान ने जयप्रदा को रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया और जीत दिलाई, लेकिन जब 2009 में सपा ने जयप्रदा को टिकट दिया तो आजम ने बगावत कर दी और पार्टी के महासचिव पद से 17 मई 2009 को इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव को अपने इस खास सिपह सालार के कद का अंदाजा था और इसीलिए 4 दिसंबर 2010 को सपा ने आजम खान का निष्कासन रद्द करते हुए पार्टी में वापसी कराई। आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से चुनाव लड़ा और बीजेपी की उम्मीदवार जयप्रदा को करीब 1,10,000 वोटों से हराया। योगी राज आया, आजम खान का बुरा टाइम लाया। साल 2017 में यूपी से अखिलेश सरकार की विदाई होती है, यूपी में बीजेपी की वापसी होती है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। योगी सरकार आने के बाद से मानो आजम और उनके पूरे परिवार पर संकट के बादल छा गए। आजम खान ने रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई वो विवादों में आ गई। आजम खान पर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के तक के आरोप लगे, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। ये विडंबना देखिए, जिस आजम खान के एक इशारे पर यूपी पुलिस उनकी भैंस ढूंढने निकल पड़ती थी, उसी आजम खान पे आज बकरी और किताब चोरी समेत करीब 80 मुकदमे दर्ज हो गए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर गलत बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप लगा। पत्नी तंजीम फातिमा पर भी प्रॉपर्टी से जुड़े केस लगे। आजम का पूरा परिवार जो राजनीति में था वो घिर गया। बेटे की विधायकी चली गई। फरवरी 2020 में आजम को जेल हुई। बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम को भी जेल में लंबे समय तक रहना पड़ा। आजम ने 2022 का विधानसभा चुनाव जेल में रहकर ही लड़ा और जीते भी। मई 2022 में उनकी जेल से रिहाई हुई थी। आजम खान कहते थे कि उन्हें बोलने का हुनर आता है, जिससे मिलते हैं उसे अपनी बातों से दीवाना बना लेते हैं, लेकिन अपने बोलने की कला की वजह से उन्हें हेट स्पीच के मामले में रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई। जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी पाया गया, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। वो अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि आजम, तंजीम और अब्दुल्ला के बाद कौन होगा उनका सियासी उत्तराधिकारी।
कौन होगा आजम खान का सियासी वारिस? आजम खान के पास अब विकल्प ज्यादा बचे नहीं हैं। ना वो खुद सांसद विधायक हैं और ना ही उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक। पार्टी और राजनीति में अपना कद बनाए रखने के लिए आजम को कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। आजम ने अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी छोटे बेटे को बनाया था। उनका बड़ा बेटा अदीब आजम खान और बहू सिद्रा खान फिलहाल एक्टिव राजनीति से दूर है। कहा जा रहा है कि ये दोनों आजम खान की राजनीतिक विरासत बचाने में तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का रोल भी बहुत अहम होगा। आजम की विधायकी जाने के बाद यह चर्चा थी कि उनकी बहू सिद्रा उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन बहू की जगह आजम ने अपने करीबी आसिम रजा पर भरोसा जताया। लेकिन आसिम रजा को बीजेपी के आकाश सक्सेना के हाथों 34,136 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद यह मुश्किल ही लग रहा है कि आजम किसी बाहरी को अपनी विरासत सौंपे और उसे रामपुर की जनता का प्यार मिले। हाल ही में अदीब आजम खान ने ट्वीट कर विरोधियों पर वार किया था। उन्होंने लिखा था कि सब वापस होगा विद इंटरेस्ट जिस दिन वक्त का पहिया घूम जाएगा। जानकारों का कहना है कि इस बार आजम खान अपनी बहू सिद्रा पर अपनी राजनीतिक वारिस के तौर पर दांव खेलने वाले हैं। रामपुर की राजनीति में सिद्रा खान नई नहीं है। साल 2020 से 2022 तक आजम खान और अब्दुल्ला आजम जब जेल में थे, उस वक्त सिद्रा क्षेत्र के लोगों के बीच काफी सक्रिय थी। राजनीति को लेकर सिद्रा की महत्वाकांक्षा और रुचि से हर कोई वाकिफ है। आजम खान की गैर मौजूदगी में सिद्रा ने ही उनका पूरा कैंपेन संभाल रखा था। अब सवाल यह उठता है कि आजम बेटे की जगह बहू को तरजीह क्यों देंगे? आजम के बड़े बेटे अदीब राजनीति में कोई खास एक्टिव नहीं है, जबकि उनकी बहू सिद्रा जिस तरह से उनके नाम को लेकर राजनीति कर रही हैं, उसे देखते हुए आजम अपनी बहू पर दांव खेल सकते हैं। सिद्रा के राजनीति में आने से समाजवादी पार्टी को भी फायदा हो सकता है। सपा सिद्रा के नाम पर मुस्लिम और महिलाओं का वोट बटोरने में कामयाब हो सकती है। जिस आजम खान ने नवाब खानदान को किनारे लगाकर रामपुर में अपनी राजनीतिक पैठ बनाई थी, आज वो अपनी विरासत बचाने के लिए एक वारिस की तलाश में। आजम खान फट से उठकर राजनीति के अर्श तक पहुंचे। वो हमेशा वही पावर, वही रुतबा, वही जलवा चाहते थे, लेकिन कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता।